हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और जो भी एक्टिविटी आपकी है उसमें इन्वॉल्व होंगे। और आज चलिए दोस्तों, हम लोग फेडरलिज्म की बात करते हैं। फेडरलिज्म की इस देश में बहुत चर्चा है। हम जानते हैं कि संविधान के व्यवस्था में ये है। फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो कहीं कहा नहीं गया है कि फेडरलिज्म हमारे संविधान में या हमारे व्यवस्था में ऐसे है। लेकिन उसके प्रोविजंस हैं आपके संविधान में। जो अनुसूची शेड्यूल 7 देखते हैं, जिसमें लिस्ट दिया गया, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, वो फेडरलिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है। उसी तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी उसकी एक विशेषता है। समझ रहे हैं? संविधान की सर्वोच्चता भी उसकी एक विशेषता है। मतलब कहने का यह है कि कुछ विशेषताएं होती हैं फेडरलिज्म की, और अगर उस संवैधानिक व्यवस्था में दी गई हैं तो माना जाता है कि आपका संविधान जो है वो फेडरल है। समझ रहे हैं? आपका संविधान जो है वो फेडरल है। ध्यान दीजिएगा, हम संविधान फेडरल होने की बात कह रहे हैं, हम सरकार फेडरल होने की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार भी फेडरल होती है, लेकिन यहां संविधान के फेडरल होने की बात हम कह रहे हैं कि कैसे संविधान जो है फेडरल है। तो संविधान में कुछ विशेषताएं हैं, या कुछ विशेषताओं के आधार पर किसी भी संविधान को हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी तरह से जो सरकार उस आधार पर काम करती है, उस फेडरल सिस्टम के आधार पर काम करती है, उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं या फेडरल गवर्नेंस कहते हैं। जैसे इंडिया और ब्रिटेन का एग्जांपल उठा के जब आप देखेंगे, तो ब्रिटेन में यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। वहां फेडरलिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, विशेषताएं होती हैं, वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का प्रोविजन दिया हुआ है, डिफाइंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फेडरलिज्म क्या होता है ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो डोमिनेंट फीचर्स होते हैं, उनको संविधान में दिया गया है। और बार बार जुडिशियरी ने अपने जजमेंट में कहा है, खास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, जो भी लैंडमार्क्स इसके जजमेंट हैं उसमें कहा है कि फेडरलिज्म जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका भाग है। ठीक है? तो इसलिए स्थापित फैक्ट है अब कि संविधान हमारा फेडरल है, और संविधान की सर्वोच्चता है, इसलिए यहाँ की सरकारें जो चल रही हैं, जो सरकार होती है वो भी फेडरल इन नेचर होती है, फेडरल बेसिस पर वह काम करती है, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के आधार पर काम करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसके कुछ फीचर्स होते हैं जिससे आप पहचानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम या संविधान की व्यवस्था है, ये फेडरल सिस्टम है, इसको हम फेडरल कहते हैं। समझ रहे हैं? तो हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। आप समझिएगा कि हमने एक पीछे के वीडियो में कहा था कि इंडिया का जो संविधान है वो फेडरल है, यहाँ की सरकारें जो है वो फेडरल बेसिस पर काम करती है। लेकिन यहाँ का फेडरलिज्म थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है वेस्टर्न कंट्री से, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और वो डिफरेंस ये है कि वहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, वो गवर्नमेंट वहां के राज्यों के एग्रीमेंट से बनी थी। बहुत सारे राज्य थे, वो एक जगह कलेक्ट हुए और उन्होंने वो किया कि हम सब लोग राज्य हैं और एक सेंटर को क्रिएट करते हैं। फेडरलिज्म इसी को वहां कहा जाता है। मतलब फेडरल गवर्नमेंट उसको जो राज्यों के एग्रीमेंट के नतीजे से बना था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इसके उलट है। यहां यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। फेडरलिज्म का एक स्लाइटली डिफरेंट स्वरूप है ये, जिसमें यहां का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, वो राज्यों के एग्रीमेंट के नतीजे से नहीं आया है। अंबेडकर जी का स्टेटमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इंडिया में, भारत के संविधान में जो यूनियन है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। राज्य अपने एग्रीमेंट की
वजह से और समझौता करके उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन यूनियन के पास पावर है कि किसी भी राज्य के एग्जिस्टेंस को खत्म कर दे, चाहे उसके नाम में बदलाव करके या उसके सीमाओं में बदलाव करके, और वो भी सिंपल मेजोरिटी से। ये है फेडरलिज्म, इंडिया का फेडरलिज्म और वेस्टर्न कंट्रीज का फेडरलिज्म। और ये हमारे अपने राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों की वजह से, सारे देशों का अपना अपना परिस्थिति रहा है और उसी परिस्थिति के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, और इसी वजह से हमारा इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया है। ये भी फेडरलिज्म है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है उनसे, और हम इसको जस्टिफाई करते हैं कि वी आर करेक्ट बिकॉज वी हैव इवॉल्व्ड थ्रू आवर हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। हमारा पॉलिटिकल स्ट्रगल बिल्कुल अलग रहा है अमेरिकन से, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ फीचर्स हैं जो माना जाता है कि ये फेडरलिज्म की विशेषता है। इसी विशेषता के आधार पर हम कहते हैं कि कोई भी संविधान या कोई व्यवस्था फेडरल है। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसी की चर्चा हम लोग आपके सामने या आपके साथ हम कर रहे हैं। पहली जो फेडरलिज्म का की करेक्टरिस्टिक है वो है डिवीजन ऑफ पावर्स। हमने बताया था कि डिवीजन ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या अंतर है। डिवीजन ऑफ पावर में जो स्टेट का पावर होता है वो वर्टिकली सेंट्रल और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बीच बटा होता है। ब्रिटेन में ये व्यवस्था नहीं है, वो यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी मतलब एक ही सरकार के पास है सारा पावर जो सेंट्रल है, वहां स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म में क्या होता है, तो ये सरकार या संविधान का इस तरह का दो तरह का वो मिलता है आपको, एक यूनिटरी मिलता है और एक फेडरल मिलता है, या क्वासी फेडरल भी मिल सकता है। जैसे इंडिया में भी कहा जाता है, इंडिया में भी कहा जाता है कि इमरजेंसी के समय जो है ये यूनिटरी हो जाता है, लेकिन नॉर्मल टाइम में ये फेडरल होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, उसके कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की सरकार है सेंटर में इससे तय होती है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो पहला फीचर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। तो वर्टिकली जो सेंटर और स्टेट हैं उनके बीच में जो भी पावर है राज्य का वो बटा हुआ होता है। जैसे हम 7th शेड्यूल की बात किए तो 7th शेड्यूल में सेंट्रल लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, कंकरेंट लिस्ट अलग है। सेंट्रल लिस्ट पर सेंट्रल केवल कानून बनाएगा, यूनियन पार्लियामेंट कानून बनाएगी, और वो उसी हद तक जो कार्यपालिका है उसका पावर एक्सटेंड करेगा। राज्य के सूची पर कौन बनाएगा, राज्य बनाएगी, राज्य का लेजिस्लेचर, और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। ध्यान दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म यही है कि इन परिस्थितियों में, क्योंकि सब्जेक्ट तो ऐसे नहीं होते हैं ना कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, तो जब क्लैश होता है तो उस परिस्थिति में भी जुडिशरी के पास बहुत सारे तरीके हैं वैसे कानूनों को की व्याख्या करने के लिए। लेकिन एक जनरल रूल ये है कि तीनों ये जो लिस्ट है इसी हिसाब से कोई भी राज्य सरकार या सेंट्रल की सरकार कानून बनाएगी। क्लैश की स्थिति में जुडिशियरी होती है इंटरप्रेट करने के लिए कि कौन सा कानून फेडरलिज्म का या इस व्यवस्था का डिवीजन ऑफ पावर का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, अब ये लिस्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से डिसाइड हुए हैं कि सेंटर में क्या रहेगा। जो राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है वो सेंटर को दिया गया है, जो राज्य स्तर का विषय होता है वो राज्य को दिया गया है, और जहां दोनों का इंटरेस्ट आ रहा हो उसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। दूसरी विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता। ध्यान दीजिएगा कि फेडरलिज्म में संविधान की सर्वोच्चता होती है, न कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का, न ही स्टेट गवर्नमेंट का, न ही जुडिशियरी का, नहीं लेजिस्लेचर का, नहीं एग्जीक्यूटिव का। संविधान सर्वोच्च है। सारे लोग, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या कहें कि सेंटर का जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है, ये सबके सब जितने भी पावर इनको मिल रहे हैं वो संविधान से मिल रहा है। ये कभी भी गलतफहमी मत पालिएगा कि इस देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है या कार्यपालिका सर्वोच्च है या विधायिका सर्वोच्च है या केंद्र सर्वोच्च है या राज्य सर्वोच्च है। नहीं, सबसे सर्वोच्च संविधान है, और जहां संविधान की सर्वोच्चता होगी वहीं फेडरलिज्म होगा। अगर संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता का क्या मतलब, कि ये जो भी हैं, सेंटर हो चाहे स्टेट हो चाहे लेजिस्लेचर हो
चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, इन सबका लेजिटिमेसी और पावर जो है वो संविधान से आता है, ना कि कहीं बाहर से। इसीलिए संविधान जो है सुप्रीम है और संविधान के हिसाब ही से सारा चीज होगा। क्यों संविधान सर्वोच्च है और क्यों ये जरूरी है फेडरलिज्म के लिए? क्योंकि इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किसका पावर क्या है, केंद्र का क्या पावर है, राज्य का क्या पावर है। समझ रहे हैं? ये सब चीजें इसमें लिखी हुई होती हैं। इसी वजह से संविधान की सर्वोच्चता, कोई भी अपने मन से कोई कानून नहीं बना देगा, कोई अपने मन से व्याख्या नहीं कर देगा। ये संविधान से तय होगा कि संविधान में कौन सा विषय केंद्र को है और कौन सा विषय राज्य को मिला हुआ है, उसी हिसाब से बनेगा। इसलिए संविधान तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। और लास्ट में व्याख्या कौन करेगा? जुडिशियरी करेगी। तो ये दूसरी विशेषता है। पहली क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण या वर्गीकरण। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा, डुअल गवर्नमेंट, यानी कि दो लेवल पे गवर्नमेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि जैसे एक ही लेवल पे गवर्नमेंट है केवल सेंटर में, तो फेडरल हुआ ही नहीं ना, फेडरेशन बना ही नहीं ना, वो तो यूनिटरी हो गया, एकीकृत सरकार हो गई। बस एक ही जगह पावर है, वही सब डिसाइड करेगा। जैसे ब्रिटेन में है, तो दो जगह जो है सरकार होना चाहिए, डुअल गवर्नमेंट होना चाहिए। तभी जो है, डुअल मतलब दो जगह सरकार फंक्शन करना चाहिए। अब फेडरलिज्म और ब्रॉड हो गया है। अब आप इंडिया के सेंस में कहें कि 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये भी फेडरलिज्म के डेवलप होने का एक बहुत बड़ा फीचर है, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, यू कैन से। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि हमारे क्या डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती राज सिस्टम से बढ़ा है, फेडरलिज्म मजबूत हुआ है। चौथी विशेषता क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब क्यों जरूरी है? लोग कहते हैं कि फंडामेंटल राइट है और उसको इन्फोर्स कराने के लिए जुडिशरी की जरूरत है, केवल इसलिए नहीं। फेडरलिज्म के एग्जिस्ट करने के लिए, अगर फेडरलिज्म आपके देश में एग्जिस्ट कराना है या करना है या है, तो बिना जुडिशियरी के नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि संविधान में ये व्यवस्था है कि जब केंद्र और राज्य के बीच किसी विषय पर कन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको सुनने का अधिकार, जो प्राइमरी जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का कंसेप्ट है, वो क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी कोर्ट को प्रथम दृष्टया सुनने का अधिकार है किसी मामले को। अगर हमारे और आपके बीच डिस्प्यूट होता है और किसी कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उस मामले को सुनने का, तो आप किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते किसी सुनवाई के लिए, सीधे आपको वहीं जाना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ध्यान दीजिए, यहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट्स की बात हम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि सर्वोच्च एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो राज्य और केंद्र के बीच के डिस्प्यूट को एड्रेस करे, सॉल्व करे और उस पर अपना डिसीजन दे। तो जहां इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगी, वहीं फेडरलिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। अब जानते हैं बहुत लंबे केसेस हैं, लिस्ट है केसेस का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुनाता है। जो हमने शुरू में कहा था कि डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन डिवीजन ऑफ पावर, मान लीजिए कॉमर्स है और एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट में और कॉमर्स जो है यूनियन लिस्ट में होता है, ये कंकरेंट लिस्ट में होता है। या मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, जैसे एडुकेशन ले लीजिए, वो अब कंकरेंट लिस्ट में, तो हो सकता है कि स्टेट का भी अपना कानून बने और केंद्र का भी बने और दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाए। तो ये कंफ्लिक्ट कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ऐसा डिस्प्यूट जब होता है तो दोनों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि इस पर आप फैसला दीजिए कि क्या है, क्या होना चाहिए। ये चौथी विशेषता। और पांचवी विशेषता, संविधान के संशोधन की व्यवस्था, अमेंडेबिलिटी, रिगरस अमेंडेबिलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह सकते हैं कि संविधान को बदल
बदलने की या बदलने की शक्ति पर नियंत्रण। समझ रहे हैं? बदलने की शक्ति पर नियंत्रण का क्या मतलब है कि संविधान में जो फेडरलिज्म से जुड़े हुए व्यवस्था है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रिजिडिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रिजिड प्रोसेस बताया गया है कि अगर फेडरलिज्म को इंपैक्ट करने वाले अगर कोई अमेंडमेंट हो रहे हैं तो उस अमेंडमेंट को कराने से पहले या कराने के लिए रिगरस प्रोसेस आर्टिकल 368 में दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि अगर फेडरलिज्म को टच करने वाले प्रोविजन को आपको अमेंड करना है तो केवल सिंपल मेजोरिटी से आप नहीं कर सकते। एक तो सिंपल मेजोरिटी है, जैसे राज्यों का जो है नाम बदलना है, चेंज करना है, वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाए। लेकिन मान लीजिए जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस के ऊपर आपको कोई कानून बनाना है, राज्यों के अधिकार को खत्म करने का कोई कानून आपको बनाना है, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। फिर राज्यों का उसमें परमिशन भी चाहिए। तो जो अमेंडमेंट है, जो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है, उसमें अगर बदलाव करना है तो यूनियन जो पार्लियामेंट है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, उसको रिजिड बनाया गया, फ्लेक्सिबल नहीं बनाया गया। कुछ मामलों में ये फ्लेक्सिबल है, संविधान उस मामलों में फ्लेक्सिबल है अमेंडमेंट के मामले में जो फेडरलिज्म को टच नहीं करता। लेकिन अगर वो फेडरलिज्म को टच कर रहा है, राज्यों के अधिकार को टच कर रहा है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को टच कर रहा है, तब स्पेशल मेजोरिटी से आपको कानून लाना होगा, वो भी उनके परमिशन के साथ साथ, जो कि काफी डिफिकल्ट है। 2/3 मेजोरिटी किसी का रहेगा तभी होगा संसद में। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड इफ देयर इज 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, देन इट कैन बी अमेंडेड। तो देखिए कैसा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो ये 5 जो फीचर्स हैं, जिसको केसी वेयर, एक विद्वान है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा था अपने किताब में कि ये 5 फीचर्स जिस संविधान में होगा उसको हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, और उस पर आधारित जो सरकार चलती है उसको फेडरल गवर्नमेंट हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, कि जब हम फेडरलिज्म कहते हैं तो फेडरलिज्म का मतलब ये है कि ये 5 एलिमेंट आपके कामकाज में, आपके संविधान में बताया गया है और उसका प्रोविजन है। और अगर ये 5 है तो वो संविधान माना जाता है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस पर आधारित उस हिसाब से चलने वाली जो सरकार है वो फेडरल गवर्नमेंट है। ध्यान दीजिए कि फेडरलिज्म लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए मिला हुआ है, डाइवर्सिटी को समेटने के लिए मिला हुआ है। जहां डाइवर्सिटी होती है, जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होता है, वहां पर डिसेंट्रलाइज तरीके से शासन व्यवस्था चलाई जाती है, और ये उसी का एक परिणाम है। ये उसी को एड्रेस करने के लिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी को एड्रेस करने के लिए फेडरलिज्म की व्यवस्था लाई गई है। तो इस बातचीत में हम लोग ये समझे कि क्या होता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक स्कीम है, एक प्रिंसिपल है, जिसके द्वारा जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, राज होती है, उसके पावर को डिवाइड किया जाता है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है, डिफरेंट यूनिट्स में उसको बांटा जाता है, ताकि वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छे से चल सके, वहाँ के डाइवर्सिटी को हम हैंडल कर सकें, वहाँ की जो भी परिस्थितियाँ हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से हम हैंडल करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, और हम देश को आगे लेकर के जाएं। फेडरलिज्म का मतलब कमजोरी नहीं है, फेडरलिज्म का मतलब मजबूती है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे डिफरेंट जो यूनिट्स हैं वो एक साथ आकर के काम करते हैं, और नॉर्मल समय में डिसेंट्रलाइज वे में, फेडरेटिंग वे में काम करते हैं। जैसे इमरजेंसी के समय सेंटर को पावर दिया है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो उस परिस्थिति में आप सेंट्रल लॉ को सारे देश पर लागू कर सकते हैं, बट वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो दोस्तों, आपने फेडरलिज्म के
फीचर्स को समझा, करेक्टरिस्टिक्स को समझा। ये बहुत जरूरी है जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो ये जानना कि उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और ये आज हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, संविधान में इसका प्रोविजन है। और जब ये सारे एलिमेंट्स होते हैं किसी संविधान में, किसी व्यवस्था में, किसी संवैधानिक व्यवस्था में या सरकार में, तो हम कहते हैं कि यहाँ का संविधान फेडरल है, और इसके साथ साथ सरकार भी फेडरल तरीके से चल रही है। फेडरल तरीके से अगर नहीं सरकार चलती है तो सारा पावर जो है केंद्र में आके समाहित होने लगता है, केंद्रीयकरण बढ़ जाता है, सेंट्रलाइजेशन बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यही बात आपसे बतानी थी, यही बात आपसे डिस्कस करनी थी। उम्मीद करते हैं कि फेडरलिज्म पर जो ये वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आएगा, और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब बटन को, लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, कंस्ट्रक्टिव कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।